जिसे हमने कल स्टार्ट कर दिया था, और आज हम जो सेकंड फोर्स पढ़ने वाले हैं दैट इज डायपोल डायपोल फोर्सेस। चलिए, डायपोल डायपोल फोर्सेस किसे कहते हैं? डायपोल डायपोल फोर्सेस का मतलब ये होता है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें ए है और बी है। ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बी पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। फिर एक और मॉलिक्यूल है जिसमें ए पर पॉजिटिव चार्ज है और बी में क्या है? नेगेटिव चार्ज। सही, यानी एक कंटेनर में एक से ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे। अब उसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव के साथ क्या करता है? अट्रैक्ट। And this kind of force of attraction is known as dipole forces. Are you getting my point? क्या कहा मैंने? Dipole forces. देखो, dipole forces इस वक्त आप ये भी कह सकते हो induced dipole ऑलरेडी मौजूद था। अगर डायपोल मौजूद नहीं होगा तो ये फोर्सेस भी मौजूद नहीं। इवन हमने प्रीवियस क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर भी ना डायपोल डायपोल फोर्सेस मौजूद थे, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्ट हो गया था तो हमने कहा था कि दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डायपोल डायपोल फोर्सेस में आपको ये याद रखना है। इसके मैं आपको एग्जांपल दे दूं लिक्विड के, जैसे मैं यहाँ HCl की एग्जांपल दूं। HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हो सकता है गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, वेपोराइज आपके पास एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड हुआ अगर वो क्या हो जाएगा? वो एवोपरेट हो रहा होगा। लेकिन आपसे लिक्विड की बात की जाए तो एक बड़ा मशहूर जमाना जो है वो लिक्विड यहाँ पे लिया जाता है, जो डिफरेंट पेंट इंडस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कंसीडर किया जाता है, दैट इज आयोडोक्लोराइड, जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसमें हम सब जानते हैं फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। एस्टर भी है लेकिन हम उसे नहीं लेते हैं। मैंने इसके मेंबर्स के नाम लिखे ग्रुप 7, और ग्रुप 7 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज। इसका मतलब है क्लोरीन पर चार्ज आएगा नेगेटिव और आयोडीन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। ऐसा ही है, यहाँ पर भी क्या है? पॉजिटिव, बी क्या है? नेगेटिव। लेकिन एक नेगेटिव ने दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को क्या किया? अट्रैक्ट, और उसे हम क्या कहेंगे? डायपोल डायपोल फोर्सेस। फिर इसी में थर्ड वन एक और फोर्स होती है जिसको आप कहते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस। सही है, क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। अच्छा, इसी लर्नेड फ्रिट्ज ने, यानी लर्नेड फ्रिट्ज नाम के साइंटिस्ट जो है उसे डिस्कवर किया, तो इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं व्हिच इज नोन एज लर्नेड फोर्सेस। सही है, हम क्या नाम देते हैं इसे? लर्नेड फोर्सेस। अच्छा, ये लर्नेड फोर्सेस क्या होती है? बस ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी भी एटम का पॉजिटिव न्यूक्लियस अपने सराउंडिंग एरिया के किसी भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करना शुरू हो जाए? अट्रैक्ट। जैसे आप इस कैंपस पे हो ना, तो आपके आपस में बॉन्डिंग, लेकिन इस बार आप जब ईकेट देख ले जा रहे हो तो पूरे कराची में जितने भी ईकेट देख ले जा रहे हैं मेडिकल ऐसे, तो सबके साथ आपकी, आप जानते हैं क्या करें? मैं जानते नहीं, लेकिन सबके साथ आपकी बॉन्डिंग है। क्यों बॉन्डिंग है? क्योंकि आपका सिलेबस, आपका कंटेंट, आपकी पढ़ाई, आपका प्रेशर, पढ़ने से रिलेटेड आपका स्टडी लेवल, आपकी मेंटालिटी, इस चीजें क्या है आप सबके लिए सेम। इसी तरह किसी भी एटम का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करता ही है, लेकिन अगर वो किसी भी नेबरिंग इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर ले? अट्रैक्ट, दैट काइंड ऑफ वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर नोन एज डिस्पर्जन फोर्सेस। जी, दे आर वीक फोर्सेस। इनकी एक आपको मैं जो है कुछ क्राइटेरिया भी बता देती हूँ। डिस्पर्जन फोर्सेस सबसे वीक है। फिर होती है डायपोल डायपोल फोर्सेस, और फिर आपके पास सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्सेस कौन सी हैं? हाइड्रोजन। तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आप क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हम ये बात पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद अब हम पढ़ते हैं
physical properties of liquid. Physical properties of liquid. जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम क्या है? एवोप्रेशन। एवोप्रेट हो जाना, इसका मतलब है हमने इसकी पहली बात तो सुन ली। क्या होगा? लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वेपर्स। सही, लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वेपर्स। Liquid vapors भी convert हो रहा है, but at all temperature. This process is taking place at all temperature. All की जगह any भी आ सकता है. For example, आप इसको ऐसे ले लो. मेरे पास जो है वो एक केरोसिन ऑयल की बोतल की पेंट अप्लाई करने के लिए मंगवाया. वो पेंट अप्लाई करने से पहले ही बोतल खुली रह गई तो पता चला वो सारा का सारा क्या हो गया. लिक्विड से किसमें चला गया है? वेपर से. सेम ऐसा ही है, पानी की गिलास रखा था नीचे गिर गया. अब आप उसे क्या करें? नीचे गिरने की वजह से क्या हुआ? तेजी के साथ क्या होगा? एवोपरेट. वो गिलास का ढक्कन रहेगा तो वो एवोपरेट नहीं. एवोपरेशन का कोई खास या फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है. इट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर. लेकिन एवोपरेशन आपके पास जो काम होता है ना, वो जो क्रिएट करता है दैट इज कूलिंग इफेक्ट. आपसे कभी पूछा जाए ना कि एवोपरेशन कौन सा इफेक्ट क्रिएट करता है? आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं, ठंडक फील होती है. आप बाहर से तपती हुई धूप से आइए और आप जब चिल्ड रूम के अंदर एंटर चाहिए तो आपको ठंडक की फील होती है क्योंकि वो सारा लिक्विड पोर्शन सारा आहिस्ता फॉर्म क्या होता है? वेपोराइज. सही है. तो इसका मतलब वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है. लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एवोपरेशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, तो आपने टेम्परेचर तो चाहिए ना. So that is endothermic process. Endothermic process किससे कहते हैं? Endothermic process कहते हैं which required heat. अब चाहे वो गैसोलीन हो, अल्कोहल वाटर हो, परफ्यूम वाटर हो, विनेगर हो, इवन वाटर खुद ही क्यों ना हो. सही है. अगर वो गिर जाए या बॉटल या कंटेनर ओपन रह जाए तो रूम टेम्परेचर इज इनफ to break the forces और वो लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वेपर्स. लेकिन इस फिनोमेना को ना हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं. इसका रीजन अक्सर इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू आ जाता है. व्हाई इट इज अ कूलिंग इफेक्ट या व्हाई इट इज अ कूलिंग प्रोसेस. तो ये याद रखिए. फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं. सही है ना. अब लिक्विड मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं गैस से तो कम ही डिस्टेंस है तो दे कोलाइड विद ईच अदर विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. अच्छा, जब ये कोलाइड करते हैं ना तो इसकी सरफेस पर आ जाते हैं हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स. इन सब के अंदर जो सबसे ज्यादा शरारती या हाईली एनर्जेटिक जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा, सरफेस पर आते हैं. जैसे ही सरफेस पर आते हैं ना वो सरफेस से चले जाते हैं. सही है. यानी लिक्विड से किससे हो गए? गैस में कन्वर्ट हो गए. अब क्या होगा? जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स थे उन रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स के लिए आप कहेंगे क्या काइनेटिक एनर्जी कम हुई है ज्यादा? तो आप कहेंगे हाईली एनर्जेटिक जा चुके हैं. इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी पहले से कम. तो अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो इसका मतलब है टेम्परेचर भी क्या होगा? और इसी तरह मॉलिक्यूल कोलाइड करते करते क्या हो रहे होंगे? सरफेस पर आते हैं. फिर सरफेस जो है वो हीट कर देते हैं और रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पहले से भी क्या हो जाएगी? कम. और टेम्परेचर फर्दर क्या हो जाएगा? डिक्रीज. इसका मतलब जितनी तेजी से कोई लिक्विड एवोपरेट होगा उतना ही कूलिंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा. फिर जब हम इस एवोप्रेशन की बात करते हैं ना तो एवोप्रेशन के कुछ फैक्टर्स हैं. सही है. एक एक करके पढ़ते हैं. फर्स्ट वन मैंने लिखा है, आप लोग इसका मतलब बता देंगे. बताइए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सरफेस एरिया? एवोप्रेशन और सरफेस एरिया का क्या डिफरेंस है? मतलब क्या फर्क पड़ेगा सरफेस एरिया कम करने से या सरफेस एरिया ज्यादा करने से? अभी मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दी थी. ग्लास में पानी रखा है, एवोपरेट नहीं होगा, लेकिन खुदा न खास्ता गिर जाए तो फौरी तौर पे क्या होगा? इसका मतलब
सरफेस एरिया और एवोप्रेशन में क्या लिंक है? डायरेक्टली ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर would be the rate of evaporation. सही है? नेक्स्ट वन, मैंने आपसे पूछा इसमें एक और फैक्टर दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सोच समझ के बताना, ऐसे लिक्विड जिसके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग है और एक ऐसा लिक्विड जिसके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, कौन आसानी से एवोपरेट हो जाए? वीक वाले या स्ट्रॉन्ग वाले? वीक। तो इसीलिए ये याद रखें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और एवोपरेशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एवोपरेशन में कैसा लिंक है? इनवर्स। rate of evaporation increases या rate of evaporation would be higher for the strongly bounded molecules of liquid। तो कोई आपसे अगर कभी कहीं पर एमसीक्यू की फॉर्म में ये सवाल कर ले कि अल्कोहल तेजी से एवोपरेट होता है एज कंपेयर टू वाटर, तो वाटर में क्या मौजूद है? हाइड्रोजन बॉन्ड, और अल्कोहल में क्या मौजूद है? डाइपोल डाई। मैंने अभी आपको बताया कौन सी फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है? हाइड्रोजन बॉन्ड में। सही है? तो इसका मतलब है कौन नहीं एवोपरेट करेगा या जिसका स्लो रेट ऑफ एवोपरेशन होगा वो कौन है? वाटर। सही है? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन पे मैंने आपसे एक और बात यहाँ पर करनी है, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर। सही है? मैं आपसे को बताऊं टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हो सकता है। तो आप ये कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो रेट ऑफ एवोपरेशन बढ़ जाएगा, यानी पानी का वही गिलास के कंटेनर रखा हुआ था, एवोपरेट नहीं हो रहा था, मैंने उसे क्या करना शुरू कर दिया? हीट कर दिया। हीट करने पर क्या होगा? एवोपरेट हो जाएगा। इसका मतलब है क्यों हीट करने पर एवोपरेट हो जाएगा? क्योंकि हो सकता है उसके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और वो रूम टेम्परेचर पर ब्रेक ना हो रही हो। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एवोपरेशन। इसके बाद आता है एक और पोर्शन जिसमें आप एक फैक्टर पढ़ते हैं व्हिच इज नोन एज नेचर ऑफ लिक्विड। और इस नेचर ऑफ लिक्विड में दो ऑप्शन बनते हैं, एक कहलाता है वॉलेटाइल लिक्विड, सही है, और दूसरा क्या कहलाता है? नॉन वॉलेटाइल। मैं आपको एक लिक्विड की प्रॉपर्टीज बताऊंगी और आप दूसरे लिक्विड की प्रॉपर्टीज को बता सकते। अच्छा, एक और बात भी, अगर मैं आपसे कहूँ फैक्टर में एक और फैक्टर का नाम मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ, इट इज नोन एज वेपर प्रेशर। आपने ये चीज कहाँ पर फील की? जब आप पेंट अप्लाई कर रहे होते हैं घर में, तो वहां पे क्या होता है? तो यकीनन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पेंट से बड़ी शदीद एलर्जी हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस पूरे इन्वायरमेंट या उस रूम में या उस जगह पर क्या होता है? एयर क्वालिटी बैड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो लिक्विड जिसके नाम में पेंट को क्या किया है? डिसॉल्व, हमने उसे अप्लाई किया और वो लिक्विड कहाँ से क्या होना शुरू हो गया है? एवोपरेट। एयर में उस लिक्विड के भी क्या मौजूद होते हैं? वेपर्स मौजूद है। इसका मतलब है जो जितनी तेजी से एवोपरेट होगा वो उतना ही ज्यादा प्रेशर क्या करेगा? एक्सर्ट। तो वहां पे वेपर प्रेशर और एवोप्रेशन में अगर कोई आपसे बात पूछे कि बताओ कैसा रिलेशनशिप हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? जिसका एवोप्रेशन रेट ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। सही है? अच्छा, वॉलेटाइल लिक्विड की हम एक और बात करते हैं। मैं आपसे तो बताओ इसका रेट ऑफ एवोप्रेशन कैसे है? आप कहेंगे हाई रेट ऑफ एवोप्रेशन। सही है। फिर मैं आपसे कहूँ अच्छा एक और बात बताइए, ये कैसा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा? तो आप लिखेंगे एक्सर्ट हाई वेपर प्रेशर। ऐसा ही है ना? कैसा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा? फिर मैं आपसे कहूँ अच्छे बताओ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा ऐसे लिक्विड का? क्या हम इसे हीट करते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो। क्यों होता है? कितना लो होता है? अगर मैं आपसे कहूँ कितना लो, तो आप ये भी कह सकते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिस जगह का जो भी रूम टेम्परेचर है। फिर एक और बात हमें यहाँ से पता चलती है कि वहां पर जो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, उन वॉलेटाइल लिक्विड्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे होती हैं?
तो आप कहेंगे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और अगर आपसे इसकी एग्जाम्पल पूछी जाए तो आप कितनी ऑर्गेनिक पढ़ के बैठे हैं, तो वो सारे के सारे जितने भी कोवलेंट बॉन्डिंग या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे ऑल आर वोलेटाइल इन नेचर। ईथर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक इन फॉर्म ऑफ विनेगर, गैसोलीन, एस्टर्स, ये सब के सब क्या है? वोलेटाइल। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ वोलेटाइल का ऑपोजिट क्या लिखा है? नॉन वोलेटाइल। तो मुझे लगता है अगर आप एक की प्रॉपर्टीज को अच्छे से देखें तो ऑपोजिट भी आपको दूसरी की प्रॉपर्टीज याद हो जाती हैं। और नॉन वोलेटाइल की एग्जांपल है वाटर एंड वाटर कंटेनिंग लिक्विड्स। जितने भी ऐसे लिक्विड्स होंगे जिसमें वाटर है और क्या है, वाटर कंटेनिंग लिक्विड्स के तौर पर होता है, उसे आप क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल। तो बताओ उसका रेट ऑफ एवोप्रेशन क्या होगा? लो रेट ऑफ एवोप्रेशन। और हाई वेपर प्रेशर होगा ये लो, एक्सर्ट लो वेपर प्रेशर। और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? हाई। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होंगी? स्ट्रॉन्ग। नोट डाउन करें क्विकली, अब पिक्चर है। मींस जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जल्दी जल्दी, हाँ टाइम कम जी। वाटर के साथ तो O और H की पहले बॉन्डिंग होगी जिसके अपने मॉलिक्यूल के अंदर से वाटर के, लेकिन वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन होने की बात होने की वजह से वो उससे बॉन्ड अट्रैक्शन बॉन्डिंग बनाना था हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें भी कंप्लीटली बॉन्डिंग तो नहीं है, बस इसमें हाइड्रोजन नहीं बचा। हाइड्रोजन नहीं बचा। अगर हाइड्रोजन आ गया तो फिर ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस दिएगा, ये क्या रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए मैंने आपको HF या HCl की एग्जांपल नहीं दी, क्यों नहीं दी? क्योंकि वहां पर क्या मौजूद है? H। सही है। दोनों के पास मोबाइल है ना? पिक्चर ले ली आपने बेटे? प्लीज ये ले लेंगे वैसे मैं मोबाइल। सही। तो मैं ये रेस कर दूं, यस क्योंकि एवोप्रेशन के साथ ना वेपर प्रेशर पढ़ने के बाद कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। पर मैं एक दिन की बात पढ़ना है, मैं आपको आप सुनने में ना बिल्कुल मजा नहीं आएगा और आप इंतजार कीजिए इससे, या मैं एक ही कैसे चीज कर। अब एवोप्रेशन जिसने पढ़ा वो जानता है कि मैंने वेपर प्रेशर की बात की, यानी सेकंड प्रॉपर्टी का नाम क्या है? वेपर प्रेशर। देखो अगर आपसे कोई ये कहे ना कि वेपर प्रेशर का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, pressure exerted by the vapors formed by the liquid। सही है। अब आपने कहा वेपर प्रेशर, यानी प्रेशर exerted by vapors। लेकिन ये वेपर्स बने कैसे, हमें इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि हम तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड पढ़ रहे हैं। तो ये रहा लिक्विड, और इस लिक्विड से क्या बन रहे हैं आपके पास? वेपर्स। नजर आ रहा होगा आपको, लिक्विड से क्या बन रहे हैं? वेपर्स। अच्छा ये जो लिक्विड है वेपराइज कंडीशन में जा रहा है, तो हम उसे कहेंगे रेट ऑफ एवोप्रेशन। एम आई राइट? यस। और अगर ये वेपर्स दोबारा लिक्विड में जा रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? रेट ऑफ कंडेंसेशन। सही है। और ये जो मैंने आपको पूरी बात बताई है ना, इसको हम कहते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। सही है। क्या कहते हैं? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। इस बात को लोग थोड़ा ऐसे समझ लो, मैंने वाटर लिया वो एवोपरेट नहीं हो रहा, मैंने उसे हीट करना शुरू कर दिया ओपन कंटेनर विदाउट लिड, तो हो क्या रहा है? ये बैलेंस नहीं हुआ। वहां पे किसका रेट ज्यादा है? एवोप्रेशन। क्यों? आप हीट कर रहे हैं ना, तो लिक्विड से क्या बन रहा है? वेपर्स। आप देखते हैं ओपन कंटेनर में अगर आप वाटर को हीट करते हैं तो आउटसाइड टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि उस आउटसाइड टेम्परेचर पे स्टीम या वेपर्स मौजूद है। अच्छा फ्रेंड, लेकिन अगर आप इस पर लिड लगा दें तो अब क्या हो रहा है?
जितनी तेजी से एवोपरेट हो रहा है उतनी तेजी से क्या हो रहा है, कंडेंस। इसीलिए जब आप लिड ओपन करते हैं तो आपके पास वहां पे क्या होता है, वहां पे लिड के जो है वो इनर साइड पर छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब है कि जितनी तेजी से वेपराइज हुआ उतनी तेजी से क्या हो गया, कंडेंस। तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पर जो मॉलिक्यूल, यानी कि आपसे अब आपने हमसे सुना होगा डिफरेंट इंडस्ट्रीज में सुनने को मिलता है बॉयलर्स बर्स्ट होते हैं। बॉयलर्स क्या काम करता है, स्टीम बना रहे होते हैं। क्यों ऐसा होता होगा, क्योंकि वहां पर लिक्विड गया ही नहीं होगा। एक टाइम ऐसा होगा सारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। स्टीम क्या है, गैस है। गैस क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। और इतनी सारी स्टीम हो गई होगी कि वो स्टीम वॉल्स को क्या कर गया, बर्स्ट कर गया। तो इसीलिए द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। फिर आपसे एक और बात पूछी जाए कि अच्छा इस वेपर प्रेशर की ना यूनिट बता दो। तो आप कहेंगे ऑल यूनिट्स ऑफ प्रेशर। जो भी यूनिट किसकी है, प्रेशर की है। ऐसा यूनिट है बेसिकली एडीएम, टॉर, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, पीएसआई, ये सब। कोई आपसे ये कहे एमसीक्यू में किसी भी लेवल पर कि हाउ वी मेजर द वेपर प्रेशर, तो आप जानते हैं देयर आर, जिस तरह टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर मौजूद है, इसी तरह प्रेशर को भी मेजरमेंट करने के लिए बैरोमीटर और मैनोमीटर हम क्या करते हैं, यूज कर रहे होते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वेपर प्रेशर एक्चुअली क्या था। अब वेपर प्रेशर के भी फैक्टर्स, मैं वेपर प्रेशर के फैक्टर्स पर आपसे बात करने लगूंगा। सबसे पहला जो फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वो क्या लिखा, टेम्परेचर। आप लोग बताएंगे क्या रिलेशन है वेपर प्रेशर में और टेम्परेचर। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर होगा उतना वेपर वेपर्स होंगे। बिल्कुल, यानी टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में कैसा लिंक है, डायरेक्ट। आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाए। इसका मतलब सेम एज फॉर एवोप्रेशन, सही है। फिर मैं आपसे कहूँ अच्छा एवोप्रेशन और वेपर प्रेशर में कैसा लिंक है, सही है। आपने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या पढ़ा था आपने, यहाँ पे पढ़ा था कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर और ये सारी चीजें हमने इसको रिलेट किया। जिसका रेट ऑफ एवोप्रेशन हाई था उसका वेपर प्रेशर भी क्या है, ज्यादा। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली। सही है। फिर आते हैं थर्ड वन फैक्टर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वेपर प्रेशर में कैसा लिंक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो वीक है देख लो उनका वेपर प्रेशर क्या है ज्यादा। इसीलिए मैंने ये प्रॉपर्टीज खास तौर पे लिखी है आपके सामने। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कौन से लिक्विड ज्यादा एक्सर्ट करते हैं वेपर प्रेशर, तो आप क्या कहेंगे, वोलेटाइल लिक्विड्स, सही ना। एक्सर्ट हाई वेपर प्रेशर, जाहिर सी बात है वो तेजी से क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं। और जब वो तेजी से वेपराइज होते हैं तो वो एक्सर्ट करते हैं हाई वेपर प्रेशर। अच्छा फिर आते हैं एक और, क्या सरफेस एरिया और वेपर प्रेशर पे फर्क पड़ेगा, आपका क्या ख्याल है, क्या। अगर वेपर प्रेशर जितने ज्यादा होगा उतनी कम होगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या, सरफेस बड़ा ज्यादा होगा। बस तो इसका मतलब है जो एवोप्रेशन की सारी बातें हैं वही सारी बातें अप्रोक्सीमेटली इसके लिए हैं वेपर प्रेशर। यानी सरफेस एरिया और वेपर प्रेशर में भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। देखो जब आप लोग रेगुलर रूटीन क्लासेस में पढ़ते हो ना, तब आपको बड़े गिने चुने से फैक्टर्स बताते हैं, टेम्परेचर बता दिया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बता दिया, नेचर ऑफ लिक्विड बता दिया। लेकिन जब एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो सारे टॉपिक्स ये सारे एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। और इसीलिए हम घुमा फिरा के ना बात वहीं से लेकर आते हैं। यानी अब आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर और टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा या एवोप्रेशन, तो यकीनन वहां पे कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें लिखा होगा बोथ ऑफ दीस, क्योंकि एवोप्रेशन भी बढ़ता है और वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। सही है, नोट डाउन करें क्विकली।
पिक्चर नहीं है, पिक्चर लीजिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट। बॉइलिंग पॉइंट। कार्बन प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज बॉइलिंग पॉइंट। क्या आप में से कोई जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है और क्या होता है ये बॉइलिंग? At which on temperature at which the liquid start to form into vapors. इसमें होता ये है कि मैं आपसे कहूंगा कि व्हाट इज, सबसे पहले मुझे ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवापोरेशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट। एवापोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेंपरेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट टेक प्लेस एट द स्पेसिफिक टेंपरेचर। हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, मतलब शांत है अगर वो प्योर है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द और क्लैरिफाई द प्योरिटी ऑफ लिक्विड। सही है, अगर आपको किसी लिक्विड की प्योरिटी फाइंड आउट करनी है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप उस पर क्या कौन सी प्रॉपर्टी पे काम करना शुरू कर दें, बॉइलिंग पॉइंट। सही है, और हमारे पास दुनिया में जितने भी लिक्विड्स है ना उन सबका बॉइलिंग पॉइंट हमने स्टैंडर्डाइज कंडीशन में फाइंड आउट करके रखा, तो हम मैच कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल है और उसका 78 पॉइंट जो है 6 नहीं आता है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड भी नहीं आता, सही है, और वो आ रहा है 85 और वो आ रहा है आपके पास 93, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास प्योर नहीं। सही है, अब आते हैं मजीद। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, सबसे पहले जब हम कहते हैं ये वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर equal to the external atmospheric pressure। सही है, जरा इस लाइन का मतलब तो बता दें। ये वो टेम्परेचर है जिस पर आपके पास वेपर प्रेशर किसका होगा, ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसकी इक्वल हो जाएगा, एक्सटर्नल आउटसाइड। अगर उसके बराबर हो जाता है तो वो लिक्विड क्या होना शुरू हो जाता है, बॉइल। और अगर वो लिक्विड बॉइल हो रहा है तो हमें कैसे पता चलता है, चेन ऑफ बबल अराइज फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। सही है, अगर आपने कभी पानी को बॉइल होते हुए देखा हो तो वो चेन ऑफ बबल अराइज होती है। अच्छा, इसे आप कहते हैं, ये जो मैंने आपके सामने भी लिख कर दिया है, इट इज नोन एज नॉर्मल बॉइलिंग। सही है, क्या कहते हैं आप इसे, नॉर्मल बॉइलिंग। अच्छा, लेकिन सॉरी, इसे आप कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जब मैं आपसे कहूँ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब, या नॉर्मल, मैं आपसे कहूँ मे बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। सही है, या फिर मैं आपसे कहूँ कि विनेगर का और जो है पर्टिकुलर 66 और जो भी जिस लिक्विड का भी बॉइलिंग पॉइंट है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि पूरी बात ऐसे ऐसे टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू द एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या ये बात समझ में आ रही है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्सटर्नल की इक्वल ना हो बल्कि हमेशा किसकी इक्वल हो, 180। यानी इसका मतलब हम जिस लेवल पे रहते हैं वो सी लेवल है, और सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक जो है एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 180। तो उसे आप क्या कहते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। सही है, बॉइलिंग पॉइंट का अगर आपसे पूछा जाए कि आप उसे ज्यादातर किस टेम्परेचर पे नोट डाउन करते हैं, तो किस पे नोट डाउन करते हैं, सेंटीग्रेड। और अगर आपसे इसका इंस्ट्रूमेंट पूछा जाए, एपरेटस पूछा जाए, तो आप उसे किससे नोट डाउन कर रहे होते हैं, थर्मोमीटर से।
अच्छा, फिर इसके लिए फैक्टर्स पे बात। आप में से ना बच्चे बड़ी गलत बात वहां पर पिक कर लेते हैं और कहते हैं टेम्परेचर, और समझते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग। नेवर। सही है, नेवर। यानी इसका मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाएं और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, नेवर। क्योंकि वो लिक्विड तो अपने पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो चुका होगा, बॉइल हो चुका। चलिए, लेकिन अगर वो बॉइल हो चुका है तो फिर एक्स्ट्रा टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, तो सिर्फ उस लिक्विड को सारे को किसमें कन्वर्ट करेगा, वेपर से। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है क्या पानी को या किसी लिक्विड को 100 से या उसके पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर एक्सीड कर दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, एक्सीड। नो, सही है, टेम्परेचर रिमेन्स सेम। तो इसका मतलब टेम्परेचर रिमेन्स सेम, यहाँ टेम्परेचर क्या रहता है, सेम। और जब वो टेम्परेचर सेम रहता है बॉइल होने के बाद, तो काम क्या हो रहा होता है, सारा लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर। ये काम है। दूसरा इसका जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है वो है प्रेशर। आपसे ये सवाल हो कि प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन, सही है, तो क्या रिलेशन है भाई, प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में डायरेक्ट रिलेशन। मतलब प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, ज्यादा, और प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, कम। अब आप कहेंगे कि साहब जो ये प्रेशर की बात करें, इसका मतलब है हम अगर इस सी लेवल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मौजूद हैं, इसीलिए हमारे पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ कराची से ट्रेवल कर जाऊं कहीं जो है माउंटेन या हिली एरियाज में, गिलगित, सैयद चित्राल, नारायण कागान, हम हिली एरियाज में जा रहे हैं, कश्मीर जहाँ पे भी है, तो हमारे पास क्या होगा, एल्टीट्यूड इंक्रीज हो। जब एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम। और जब प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम। इसका मतलब है आप जितनी हाइट पर जाते जाएंगे वाटर 100 पर बॉइल नहीं होगा, बल्कि कम से कम टेम्परेचर पर बॉइल होगा। तो हम अक्सर क्या करते हैं, एमसीक्यू कैसे बना के देते हैं, हम हाइट लिख कर देते हैं और कहते हैं कि लिक्विड बॉइल्स फर्स्ट, कि लिक्विड यहाँ पे या वाटर यहाँ पे, जिस लिक्विड का भी नाम है ना, कौन यहाँ पे सबसे पहले बॉइल या किस जगह पर सबसे पहले बॉइल। तो सबसे पहले बॉइल वहां होगा जहां की हाइट सबसे क्या होगी, ज्यादा। मैं जितना ज्यादा टॉप पर जाते जाएंगे उतना ज्यादा आपके पास प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा। इसका रिवर्स भी है, आप इस सी लेवल से डाउनवर्ड आएंगे तो डाउनवर्ड आने का मतलब है एल्टीट्यूड क्या हो रहा है, कम, प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा, और इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। सही है, तो ये दो फैक्टर्स को अच्छे से रिवाइज करके बैठेगा, क्योंकि इसके आगे की कहानी फिर हमने इससे आगे वाली प्रॉपर्टीज पे लगानी है, दैट इज विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल, कोई मसला। इसका मतलब आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने डायपोल फोर्सेस, हमने डिस्पर्शन फोर्सेस और उनका दरमियान रिलेशनशिप, व्हिच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, प्रेशर। फिर क्या पढ़ा हमने, वेपर, प्रेशर। फिर हमने क्या पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट, एंड दीस थ्री आर इंटरकनेक्टेड। सही है, एवोप्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है, pressure takes place at any temperature and boiling point takes place at the particular or specific temperature. Is it clear? कोई सवाल तो नहीं है में? आज आपको गैसेस के क्वेश्चन सॉल्व किया सब और इसकी बताना। अच्छा, अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो कैसे कंप्लीट करेंगे, और इसके अलावा एक लिक्विड की भी मिली जरा मिली है ना, उसको ट्राई जरूर कीजिएगा, देखिएगा कि उसके एमसीक्यू हिसाब से कितने सॉल्व होते हैं, और फिर हम सबसे पहले कल इस पर डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स पर, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई बात ऐसी तो समझना है, ओके, पिक्चर ले लीजिएगा।